डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले मैथ के पेडागोजी क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर अभी के अभी जाइए और उसे देख लीजिए, क्योंकि उन सभी वीडियो में भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऐड करके मैं वीडियो बनाई हूँ, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हर बार आपका सीटेट 1-2 नंबर से नहीं क्लियर हो पा रहा है, रह जा रहा है, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सब रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसे ही सीरीज में बैक टू बैक ला रही हूँ, तो बस आपको करना क्या है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और मेरी जितनी भी वीडियो पिछली वीडियोस हैं सबको देखना है, जिससे आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। मेरा हर एक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित शिक्षा में जोड़ तोड़ के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। क्या पूछा गया है, जो गणित शिक्षा में जोड़ तोड़ का उपयोग है वो प्राथमिक लक्ष्य उसका क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, कक्षा को रंगीन बनाना, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, समझ और अवधारणा को बढ़ाने के लिए, पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आंसर करते चलेंगे, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चाहे आंसर गलत हो या सही हो, क्योंकि इससे आपको भी पता लगेगा आप कितनी गलती कर रहे हैं, कहाँ करेक्शन की जरूरत है। कुल मिला जुला के इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है, तो आंसर जरूर करिएगा। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, जो गणित शिक्षा में जोड़ तोड़ का उपयोग किया जाता है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग जोड़ तोड़ का प्राथमिक लक्ष्य बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है, समझ और अवधारणा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये जो जोड़ तोड़ का उपयोग किया जाता है गणित शिक्षा में, उसका प्राथमिक लक्ष्य होता है समझ और अवधारणा को बढ़ाने के लिए। याद रखेंगे आप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम पढ़ देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, कौन सा शिक्षण रणनीति छात्र को अन्वेषण और समस्या समाधान के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करने पर केंद्रित है। किसकी बात की जा रही है, ऐसी कौन सी शिक्षण रणनीति है जिसको छात्र का अन्वेषण और समस्या समाधान से गणितीय अवधारणाओं की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करने पर केंद्रित करती है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, प्रत्यक्ष निर्देश, पूछताछ आधारित शिक्षा, व्याख्यान विधि, ड्रिल और अभ्यास। जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग बिल्कुल सही है, व्याख्यान विधि। ये ऐसी शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि, जो छात्रों को अन्वेषण और समस्या समाधान के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करने पर केंद्रित करती है। ठीक है, वो कौन है, व्याख्यान विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण में वो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अंतिम ग्रेड आवंटित करने के लिए, शिक्षक के मार्गदर्शन का मूल्यांकन करना, छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। बताइए जो गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसका आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है इसका रचनात्मक मूल्यांकन का। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना। ठीक है, ये रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ना, वो इसलिए होता है
कि छात्रों का जो फीडबैक है वो हमेशा दिया जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है, फीडबैक प्रदान करना, वो भी निरंतर हमेशा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विभेदित निर्देश का मुख्य सिद्धांत है? किसकी बात कर रहा है? गणित में विभेदित निर्देश का मुख्य सिद्धांत पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी छात्रों के लिए समान कार्य और सामग्री प्रदान करना, या फिर केवल रटने पर ध्यान केंद्रित करना, छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश को अपनाना, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गणित में विभेदित निर्देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश को अपनाना, यही सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है गणित में विभेदित निर्देश का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, गणित सीखने में मेटाकॉग्निशन की क्या भूमिका है? जो गणित सीखने में मेटाकॉग्निशन होता है उसकी क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है आपके सामने, तथ्य और प्रक्रियाओं को याद रखना इसके लिए है, या फिर गणितीय अवधारणाओं को समझना, किसी की सोच और सीखने की प्रक्रियाओं पर विचार करना, या फिर शिक्षक के स्पष्टीकरण पर भरोसा करना। बताएंगे मेटाकॉग्निशन की भूमिका क्या है गणित सीखने में? जितने लोग भी यहाँ पर आंसर किए ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। किसी की सोच और सीखने की प्रक्रियाओं पर विचार करना, यही भूमिका है मेटाकॉग्निशन की गणित सीखने में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षा में संख्या बोध शब्द का क्या अर्थ है? जो गणित शिक्षा में संख्या बोध होता है इस शब्द का अर्थ पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गुणन सारणी को याद करना, स्थानीय मान की अवधारणा को समझना, गिनती के क्रम को सुनने की क्षमता, जटिल बीजगणितीय समीकरणों को हल करना। जो संख्या बोध शब्द है इसका अर्थ पूछा गया है आपसे, और ऑप्शन आपके सामने है और आंसर आप लोग करेंगे। अब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे कि आंसर जरूर करते चलिएगा, इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। आपको ही पता लगेगा कहाँ पर गलती हो रही है, कितनी अभी तैयारी हुई है कितनी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जल्द ही एग्जाम होने वाला है आपका, तो जुड़ जाइए तैयारी में अच्छे से। देखिए यहाँ पर जो संख्या बोध का शब्द का अर्थ है वो है स्थानीय मान की अवधारणा को समझना। जो संख्या बोध होता है गणित में, गणित शिक्षा में, इसका अर्थ यही होता है कि जो स्थानीय मान की अवधारणा है उसको समझना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में एक रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण का उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण का उदाहरण पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अंतिम परीक्षा, होमवर्क असाइनमेंट, मध्यावधि परीक्षण, निकास टिकट। जो इसमें हमें क्या बताना है, ऐसा कौन सा गणित में एक रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण का उदाहरण है? उपकरण का उदाहरण पूछा गया है, बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण का एक उदाहरण आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो जितने लोग भी आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, निकास टिकट। ये रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण का एक उदाहरण है गणित में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, गणित के पाठों में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? जो गणित का पाठ होता है उसमें वास्तविक दुनिया के जो अनुप्रयोग है उसको शामिल करने का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पाठों को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए, या फिर छात्रों को अमूर्त अवधारणाओं से विचलित करना, छात्रों को उनके जीवन में गणित की प्रासंगिकता देखने में मदद करना, कवर की गई सामग्री की मात्रा को कम करने के लिए। जो गणित के पाठों में वास्तविक दुनिया का अनुप्रयोग है शामिल किया गया है उसका उद्देश्य बताना है आपको। तो बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए अगर किसी भी पाठ में बाहरी दुनिया से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो ये तो ऑप्शन बहुत ही अच्छा है ना।
और जो यहाँ पर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को शामिल करने का उद्देश्य होता है गणित में, वो इसलिए होता है कि छात्रों को उनके जीवन में गणित की प्रासंगिकता देखने में मदद करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को उनके जीवन में गणित की प्रासंगिकता देखने में मदद करना, ये है वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों को शामिल किया जाता है जो गणित के पाठों में, उसके लिए बात की जा रही थी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। गणित के पाठ में अगर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को शामिल किया जा रहा है तो उसका यही उद्देश्य होता है कि छात्रों को उनके जीवन में गणित की प्रासंगिकता देखने में मदद करना। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित की कक्षाओं में ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं पढ़ दे रही हूँ तो आप समझ जाइए। थोड़ा सा पीपीटी कट चुका है ऊपर से, इसलिए प्रॉब्लम आया। ठीक है, घबराइएगा नहीं। क्या लिखा हुआ है, गणित की कक्षाओं में जो ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं उसका उपयोग जो किया जाता है, तो उसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है। आप नोटिस कर रहे हैं कि बहुत बार उद्देश्य पूछा गया, तो आपके भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्या उद्देश्य होता है इस चीज, ये अगर गणित में यूज किया जा रहा है, हिंदी में यूज किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओपन एंडेड प्रश्नों का जो प्रयोग किया जाता है गणित की कक्षा में, तो उसका उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, याद रखने के कौशल का परीक्षण करने के लिए, या फिर आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, या फिर छात्रों की प्रतिक्रियाओं को सीमित करना, शिक्षकों के लिए ग्रेडिंग को आसान बनाना। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शिक्षण रणनीति गणितीय समझ को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक शिक्षण और समूह गतिविधियों पर जोर देती है। ऑप्शन आपके सामने है, स्वतंत्र अभ्यास, सहयोगी शिक्षा, व्याख्यान विधि, ड्रिल और मार डालो। क्या पूछा जा रहा है आपसे, ऐसी कौन सी शिक्षण रणनीति है जो गणितीय समझ को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक शिक्षण और समूह विधियों पर जोर देती है। एकदम अच्छे आंसर के साथ आप जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, सहयोगी शिक्षा। यही शिक्षण रणनीति है जो गणितीय समझ को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक शिक्षण और समूह गतिविधियों पर जोर देती है। सहयोगात्मक यहाँ पर आया ना, सहयोगी शिक्षा। ठीक है, ऐसे भी आप मिला लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सहयोगी शिक्षा रहेगी तभी आप सहयोगात्मक शिक्षण और समूह गतिविधियों में जो गतिविधि होती है उसकी समझ को बढ़ाने में हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि सहयोगी शिक्षा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक गणित शिक्षा में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। देखिए जो प्रौद्योगिकी है उसकी भूमिका पूछी गई है गणित शिक्षा में। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना, शिक्षकों और छात्रों के बीच बाधा उत्पन्न करना, सीखने के अनुभवों को बढ़ाने और इंटरैक्टिव उपकरण प्रदान करने के लिए, या फिर व्यवहारिक गतिविधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। बताएंगे कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो आधुनिक गणित शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है उसकी क्या भूमिका है, भूमिका बताना है यहाँ पर प्रौद्योगिकी का। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, सीखने के अनुभवों को बढ़ाने और इंटरैक्टिव उपकरण प्रदान करने के लिए। जो आधुनिक शिक्षा में, आधुनिक गणित शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है उसकी भूमिका यही है कि बच्चे का जो अनुभव है उसको बढ़ाने और इंटरैक्टिव उपकरण प्रदान करने के लिए। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में गणित पत्रिका का उद्देश्य क्या है। जो गणित पत्रिका होती है उसका उद्देश्य पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए, अनिवार्य लेखन कार्य पूरा करने के लिए, या फिर गणितीय प्रक्रियाओं और खोजों का दस्तावेजीकरण करने और उन पर विचार करना, या फिर पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों को प्रतिस्थापित करना। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कक्षा में गणित
पत्रिका का उपयोग होता है उसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है उसका आखिर जो गणित पत्रिका होती है। तो देखिए जो गणित पत्रिका होती है उसका उद्देश्य होता है गणितीय प्रक्रियाओं और खोजों का दस्तावेजीकरण करना और उन पर विचार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गणित पत्रिका का मेन उद्देश्य यही होता है। ठीक है, क्या होता है? गणितीय प्रक्रियाओं और खोजों का दस्तावेजीकरण करना और उन पर विचार करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, गणितीय आकलन के संदर्भ में निष्पादन कार्य क्या है? गणितीय आकलन के संदर्भ में निष्पादन कार्य पूछा गया है, वह क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, एक पारंपरिक कलम और कागज परीक्षण, या फिर एक ओपन एंडेड गतिविधि जिसमें छात्रों को ज्ञान और कौशल लागू करने की आवश्यकता होती है, या फिर एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी, या गति और सटीकता का परीक्षण करने के लिए एक समयबद्ध ड्रिल। जो गणितीय आकलन के संदर्भ में निष्पादन कार्य होता है वह क्या होता है, आपसे पूछा गया है। बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। एक ओपन एंडेड गतिविधि जिसमें छात्रों को ज्ञान और कौशल लागू करने की आवश्यकता होती है, यही होता है निष्पादन कार्य। ठीक है, गणितीय आकलन के संदर्भ में निष्पादन कार्य यही होता है कि ओपन एंडेड गतिविधि हो जिससे छात्रों को ज्ञान और कौशल लागू करने की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, गणितीय शिक्षा में विकास मानसिकता को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? जो गणितीय शिक्षा में विकास मानसिकता होती है उसको बढ़ाना देने का क्या महत्व है? क्या वो ये है छात्रों को जोखिम लेने से हतोत्साहित करना, या फिर बुद्धि के एक निश्चित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, या सीखने और सुधार करने की क्षमता में दृढ़ता और विश्वास को प्रोत्साहित करना, या प्रयास पर जन्मजात प्रतिभा पर जोर देना? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गणितीय शिक्षा में विकास मानसिकता को बढ़ावा देने का क्या महत्व है? महत्व बताना है यहाँ पर। तो जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। सीखने और सुधार करने की क्षमता में दृढ़ता और विश्वास को प्रोत्साहित करना, यही होता है विकास मानसिकता। ठीक, गणितीय शिक्षा में विकास मानसिकता को बढ़ावा देने का यही महत्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षा के संदर्भ में स्टेम का संक्षिप्त रूप क्या है? STEM का संक्षिप्त रूप यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, गणितज्ञों को शिक्षित करने के लिए सरल तकनीकें, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, या प्रारंभिक गणित बढ़ाने की रणनीतियां हैं, या फिर शैक्षिक गतिविधियों का व्यवस्थित शिक्षण। STEM का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर। तो देखिए जो स्टेम लिखा है ना इसका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित, यही है स्टेम का फुल फॉर्म, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथ। ठीक, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, तो जरूर इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए इसे। और ध्यान दीजिएगा स्टेम का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए गणितीय शिक्षा के संदर्भ में तो जरूर आंसर करिएगा साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी अनुदेशात्मक रणनीति में आसान समझ के लिए एक जटिल गणितीय अवधारणा को छोटे अधिक प्रबंधनीय भागों में तोड़ना शामिल है। अगर कोई बड़ा सा मैथ है या फिर कोई भी चीज़ है उसे हम पार्ट पार्ट तोड़ के पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो उसी की बात की जा रही है, किसमें शामिल होता है जो हम तोड़ करते हैं? क्या उसे मचान कहा जाता है, व्याख्यान विधि कहा जाता है, याद करना रटना? याद करना रटना, जहाँ देखना है वहाँ काट देना है। ठीक है, अगर अवधारणा को समझना है, स्पष्ट करना है, समझ शामिल करना है, समझ के लिए काम कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि काम नहीं आती है। यानी कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए मचान। ठीक है, क्या शामिल होता है? मचान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17, गणित
कक्षा में साहित्य और कहानी की किताबों का शामिल करने का उद्देश्य। जो गणित कक्षा में साहित्य और कहानी का किताब शामिल किया जाता है, उसको शामिल करने का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, छात्रों को गणितीय अवधारणाओं से विचलित करना, क्या ये हो जाएगा? या फिर इस विचार को सुदृढ़ करने के लिए एक गणित केवल संख्याओं के बारे में है, या फिर साक्षरता कौशल को बढ़ावा देने और गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना, क्या ये हो जाएगा? या फिर पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों को प्रतिस्थापित करना। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए, जो गणित कक्षा में साहित्य और कहानी की किताबें शामिल की जाती है ना, उसका मुख्य उद्देश्य या फिर उद्देश्य ये होता है साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना और गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना। देखिए, आपके ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना, रिलेट करके पढ़ाना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना, उसी आंसर के साथ जाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव आंसर है। जितने भी की पॉइंट्स मैं बताती चलूंगी उसको आप नोट करते चलिएगा या फिर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक बचपन का गणित शिक्षा में काउंटर या ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव टूल का उपयोग करने का क्या महत्व है? महत्व पूछा गया है किसका? प्रारंभिक बचपन में जो गणित शिक्षा में काउंटर और ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव टूल जो होते हैं उसका उपयोग करते थे, तो उसका महत्व क्या है? क्या वो ये है पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना, या फिर छात्रों को कक्षा के दौरान व्यस्त रखने के लिए, या फिर स्थानिक तर्क को बढ़ाने और अमूर्त अवधारणाओं की ठोस समझ को बढ़ावा देने के लिए, या फिर हाथ से सीखने और हतोत्साहित करना। हाथ से सीखने को हतोत्साहित करना, क्या ये हो जाएगा? बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? देखिए, जो प्रारंभिक बच्चन में गणित शिक्षा में जो काउंटर और ब्लॉक जैसे मैनिपुलेटिव टूल का उपयोग कर जाता था, तो उसका महत्व ये है स्थानिक तर्क को बढ़ाने और अमूर्त अवधारणाओं को ठोस समझ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इस यही महत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, जो हाई स्कूल में सांख्यिकी पाठ्यक्रम में वास्तविक दुनिया के डेटा को सांख्यिकी को शामिल करने का उद्देश्य। जो हाई स्कूल में सांख्यिकी पाठ्यक्रम है ना, उसमें वास्तविक दुनिया पर डेटा और सांख्यिकी को शामिल करने का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, हाई स्कूल में जो सांख्यिकी पाठ्यक्रम है उसका वास्तविक दुनिया पर डेटा और सांख्यिकी को शामिल करने का उद्देश्य पूछा गया आपसे। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पाठ्यक्रम को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाना, क्या ये उद्देश्य था? या फिर सैद्धांतिक अवधारणाओं के प्रति छात्रों के प्रदर्शन को सीमित करना, या फिर छात्रों को सांख्यिकी अवधारणाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करना, या केवल गणितीय समीकरणों और सूत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों को सांख्यिकी अवधारणाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करना। वास्तविक दुनिया, ऐसे ही आंसर आप पकड़ लीजिए, यही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार बता रही हूँ आपसे, वास्तविक दुनिया दिख जाए, बाहरी दुनिया से रिलेट करने की बात की जाए आपसे, तो उसी के ऑप्शन के साथ जाइएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा आपका आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि छात्रों में स्थानिक तर्क विकसित करने की सबसे अधिक संभावना रखती है? ऐसी कौन सी विधि है जिससे छात्रों में जो स्थानिक तर्क है वो विकसित करने के लिए सबसे अधिक संभावना रखती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, डेटा को दर्शाने के लिए बार ग्राफ बनाना, संख्या चार्ट में पैटर्न की पहचान करना, सुडोकू पहेली को हल करना, या फिर टेस्लेटिंग आकृतियों का पहचान करना। बताइए इसमें ऐसी कौन सी गतिविधि है जो छात्रों में स्थानिक तर्क विकसित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, संभावना रखती है? देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, टेस्लेटिंग आकृतियों की पहचान करना, ठीक है। यही है टेस्लेटिंग आकृतियों की पहचान करना, जो सबसे अधिक संभावना रखती है कि छात्रों में स्थानिक तर्क विकसित होगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चों को क्या करना है, भिन्नों की अवधारणा समझाना है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा ऑप्शन होगा? क्या वो क्यूसेनेयर रॉड्स है, या फिर एबेकस है, या फिर जियोबोर्ड्स है, या फिर संख्या चार्ट? भिन्नों की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा बताइए। देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, क्यूसेनेयर रॉड्स,
ठीक है, क्यूसेनेयर रॉड्स याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गणित के लिए इसमें से सब बताना है कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, गलत ऑप्शन का चुनाव करना है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गणित विचारों को सटीक रूप से संप्रेषित करने के लिए विशेष शब्दावली का उपयोग करता है, या फिर गणितीय ज्ञान के निर्माण में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, या फिर गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में पदानुक्रमित होती हैं, या फिर प्राथमिक स्तर का गणित ठोस होता है और इससे अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती। गणित की प्रकृति के संबंध में इसमें से हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर गणित ठोस होता है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान करना है, ऑप्शन आपके सामने है, आकृति का आकार परिमाण निर्धारित करता है, या फिर यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो तो उसके परिमाप समान होते हैं, या फिर यदि दो आकृतियों का परिमाप समान हो तो उनके क्षेत्रफल समान होते हैं, या परिमाप और क्षेत्रफल की इकाइयां समान होती हैं। बताइए सही कथन इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, आकृति का आकार परिमाप निर्धारित करता है, यही सही कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक अर्थ में किया गया है। जो संख्या 3 है उसका उपयोग क्रम सूचक के अर्थ में किया गया है, ऐसा कौन सा कथन है। इसमें से कथन आपके सामने है, इस बॉक्स में 3 पेंसिलों के कई सेट हैं, या फिर मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, क्या ये हो जाएगा करेक्ट कथन, या फिर इस घर में 3 कमरे हैं, या फिर सभी समूहों में 3 टीम सदस्य है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसा कथन हमें बताना है जिसमें 3 जो संख्या 3 है उसका प्रयोग क्रम सूचक अर्थ में किया गया हो। देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, मैं इस इमारत में तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ये जो कथन है ना इसमें जो संख्या 3 होती है उसका क्रम सूचक में क्रम में किया गया है प्रयोग। ठीक है, और ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, अलग ही है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा को प्रस्तुत करने के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। जो प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा होती है उसको प्रस्तुत करने के लिए सही कथन को पहचानना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों को सभी प्रकार के त्रिभुजों के साथ साथ अन्य आकृतियों से परिचित कराया जाना चाहिए, या फिर त्रिभुज की परिभाषा सबसे पहले दी जानी चाहिए, या भ्रम से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुजों से ही परिचित कराना चाहिए। क्यों भाई, और बाकी त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे बच्चे, काट दीजिए ऐसे ही ऑप्शन को इस, है ना। बच्चों को सभी प्रकार के त्रिभुजों से परिचित कराया जाना चाहिए लेकिन अन्य आकृतियों से परिचित कराने से बचना चाहिए। क्यों भाई, केवल त्रिभुज पढ़ेगा वो और कोई आकृति नहीं पड़ेगा, ये भी ऑप्शन आप काट दीजिए। देखिए अगर परिभाषा देंगे सबसे पहले आप, तो क्या बच्चे को अवधारणा समझ में आ जाएगा त्रिभुज का, है ना। इसको भी काटिए आप यहाँ से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को सभी प्रकार के त्रिभुजों के साथ साथ अन्य आकृतियों से परिचित कराया जाना चाहिए, यही सही कथन है त्रिभुज की अवधारणा प्रस्तुत करने के संबंध में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, गणित पाठ्यक्रम के संबंध में सही कथन का पहचान करिए। सही कथन का पहचान करना है गणित पाठ्यक्रम के संबंध में। ऑप्शन आपके सामने है, क्षेत्र माप की अवधारणा को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर ही पेश किया जाना चाहिए, या फिर बीजगणितीय चिंतन की नींव प्राथमिक स्तर पर रखी जा सकती है, या फिर भिन्नों की अवधारणा को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर ही पेश किया जाना चाहिए, या फिर बेहतर समझ के लिए ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा को प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए। बताइए गणित पाठ्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या हो जाएगा। देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर दिए ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, बीजगणितीय चिंतन की नींव प्राथमिक स्तर पर रखी जा सकती है, ये सही कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय शिक्षण अधिगम अभ्यास है। किसी बात की जा रही है गणित के संदर्भ में, इसमें से निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन सा एक वांछनीय शिक्षण अधिगम अभ्यास है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है,
छात्रों को समस्याओं को हल करने के निर्धारित चरणों का पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए, या फिर भ्रम को रोकने के लिए खुले अंत वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, या अवधारणाओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर ओपन बुक टेस्ट से बचना चाहिए। एक वांछनीय शिक्षण अधिगम अभ्यास क्या है, इसमें से बताएंगे आप लोग। देखिए, जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। अवधारणाओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यही है शिक्षण अधिगम अभ्यास। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28। रोहित को एहसास होता है कि वर्ग, समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। वह वैन हिले के दृश्य चिंतन के किस चरण में है? वैन हिले का जो दृश्य चिंतन है, वैन हिले की पूरी थ्योरी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, वैन हिले के दृश्य चिंतन के किस चरण पर है बच्चा? जब वो रोहित ऐसा एहसास होता है उसको कि वर्ग, समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। स्तर 3 निगमन पर है, या फिर स्तर 0 पहचान करने पर है, या फिर स्तर 1 विश्लेषण पर है, या फिर स्तर 2 संबंध बनाने में है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है। स्तर नंबर 2 पर है, चरण सेकंड पर है, संबंध में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29। गणित शिक्षा में जोड़ तोड़ के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो गणित शिक्षा में जोड़ तोड़ का उपयोग किया जाता है उसका प्राथमिक लक्ष्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कक्षा को रंगीन बनाना, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, समझ और अवधारणा को बढ़ाने के लिए, पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करने के लिए। जो गणित शिक्षा में जोड़ तोड़ का उपयोग किया जाता है उसका प्राथमिक लक्ष्य आपसे पूछा गया। तो देखिए, जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, समझ और अवधारणा को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण में जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके सामने है। अंतिम ग्रेड आवंटित करने के लिए, या फिर शिक्षक के मार्ग प्रदर्शन और मूल्यांकन करना, या फिर छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना, या फिर छात्रों को के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि निरंतर कोई ना कोई चीज हो रही होगी, यानी कि छात्रों को निरंतर फीडबैक प्रदान करना, ये रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि छात्रों का जो फीडबैक है वो निरंतर प्रदान होती रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो, आने वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, और यदि मेरी पिछली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं मिल रही तो मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा सीटेट 2024, उसमें जो भी वीडियो है, जितनी भी है, सब सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, देखिएगा पूरा, जिससे आपका सीटेट जो है अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।